हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस बहुत ही खूबसूरत पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है विलियम शेक्सपियर की सोनेट 126 यानी सोनेट 126। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम इसकी समरी से। Throughout the lines of Sonnet 126, the speaker describes the youth's favoritism in nature's eye। यानी कि ये जो सोनेट 126 है, इसमें मतलब इस पूरी ही सोनेट में इसका स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से नेचर यानी कि प्रकृति की नज़रों में यूथ यानी कि युवावस्था जो है वो उसकी फेवरेट है। यानी कि नेचर हमेशा यूथ को यानी कि युवावस्था को फेवर करता है। दिस अलाउज हिम टू मूव थ्रू द स्टेजेस ऑफ लाइफ। और क्योंकि वो युवावस्था की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो फेवरेट है, तो जाहिर सी बात है कि वो कंपैरिजन करेंगे। तो इस वजह से जो है ये चीज़ उनको अलाउ करती है लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस को कंपेयर करने के लिए। ठीक, कि किस तरह से वो अलग अलग स्टेज में जो है जीवन में क्या होता है, तो इसे जो है वो बताएंगे यहाँ पर। रिटेनिंग हिज ब्यूटी इन एन अनयूजुअल वे। तो इस तरह से वो लाइफ की ब्यूटी को और युवावस्था की खूबसूरती को एक अनयूजुअल तरीके से जो है यहाँ पर बता रहे हैं। हिज रिमार्केबल यूथ इज समथिंग दैट द स्पीकर हैज स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर हिज जो है ये उस आदमी के लिए यूज़ किया गया है जिसके लिए शेक्सपियर ने ये पोएम लिखी थी, यानी कि जिसे डेडिकेट की थी। तो वो व्यक्ति जो है उसका रिमार्केबल यूथ यानी वो कोई युवा है और बहुत ही रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है, यानी बहुत ही खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। तो क्या कह रहे हैं कि हिज रिमार्केबल यूथ इज समथिंग, यानी कि उनकी जो युवावस्था है वो कुछ ऐसी है दैट द स्पीकर हैज़ स्पेंट, जिसमें स्पीकर ने खर्च किए हैं, स्पेंड किए हैं अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, यानी बहुत सारा समय जो है अपना इसमें लगाया है एक्सप्लोरिंग, उसे एक्सप्लोर करने में उनकी युवावस्था को, एंड समथिंग दैट अदर शूटर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन। तो इसका मतलब है कि खाली स्पीकर ही उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि और भी बहुत से शूटर्स हैं जो कि उस व्यक्ति की युवावस्था में उसकी खूबसूरती में इंटरेस्टेड हैं। तो आगे देखते हैं। बट एज दिस पोएम ड्रॉस टू अ क्लोज, यानी कि जैसे जैसे ये पोएम अपने अंत की ओर बढ़ती है, द स्पीकर एडमिट्स, तो स्पीकर जो है एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं दैट इवेंचुअली, कि आखिरकार क्या होगा, नेचर इज गोइंग टू हैव टू ऑफर द यूथ अप टू डेथ एंड ओल्ड एज। कि युवावस्था चाहे जितनी भी खूबसूरत है इस व्यक्ति की, लेकिन जो है आखिर में नेचर इनको क्या ऑफर करेगा, डेथ और ओल्ड एज ऑफर करेगा। यानी कि हर किसी की ओल्ड एज आती ही है, युवावस्था हमेशा के लिए यूथ नहीं रहता कोई भी, और उसके बाद फिर डेथ भी आती है। तो डीके इज गोइंग टू टच हिम एज इट डज एवरीवन एल्स। और क्या होगा, डीके मतलब होता है क्षरण, धीरे धीरे किसी चीज़ का खत्म होना। तो डीके जो है आखिरकार जो है उस व्यक्ति को भी टच करेगा जैसे कि ये हर किसी को करता है। दिस सोनेट इज डेडिकेटेड टू एन अननोन यंग मैन। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सोनेट एक अननोन यंग मैन को डेडिकेटेड है। समवन हु द स्पीकर फाउंड रिमार्केबल, जिससे कि स्पीकर जो है पाता है कि वो कोई बहुत ही रिमार्केबल व्यक्ति है, कोई बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही खास व्यक्ति है। He was attracted to the man physically as well as emotionally and spiritually। और जो स्पीकर है वो उस मैन की तरफ, उस आदमी की तरफ फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली का मतलब है आध्यात्मिक, तो इन सभी तरीकों से जो है वो उस व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट है। द सॉनेट्स डिफाइन देयर कनेक्शन इन टर्म्स। और ये सॉनेट जो है स्पीकर के और उस व्यक्ति के कनेक्शन को डिफाइन करती है इन टर्म्स दैट नो अदर लव कुड एवर सरपास। यानी ये एक ऐसा कनेक्शन है जिससे किसी भी और किस्म का लव कभी भी उसे सरपास नहीं कर पाएगा, यानी उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये थी इस पोएम की समरी। आइए अब हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस को देख लेते हैं और शुरुआत करेंगे हम इसकी थीम से। Throughout Sonnet 126, the poet explores themes of old age, time and the future। तो इस सोनेट में, सोनेट नंबर 126 में पोएट क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, किन थीमों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओल्ड एज को यानी कि
उम्र जो बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, टाइम यानी समय को, समय बीतता रहता है हर समय, और फ्यूचर को कि भविष्य में क्या होने वाला है। He has made his love for the youth incredibly clear. इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। तो यहाँ पर जो है उन्होंने अपना लव जो है युवावस्था के लिए जो है उसको बिल्कुल क्लियर किया हुआ है थ्रू आउट द प्रीवियस 125 सॉनेट्स। देखिए, आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखी थी। तो इसके पहले की जो 125 सॉनेट है उसमें सब में हमेशा ही शेक्सपियर ने जो है युवावस्था के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया है। और हमेशा वो क्या कहते थे कि मेरी पोयम में जो है तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी जो है, तुम्हारा जो यूथ है वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। भले ही तुम्हारी डेथ हो जाएगी उसके बावजूद भी जो है तुम्हारी खूबसूरती जिंदा रहेगी उसमें। लेकिन ये पोयम सब्जेक्ट के मामले में भी अलग है और ट्रीटमेंट के मामले में भी अलग है। इसका देखिए सब्जेक्ट क्या है कि ये कहते हैं कि भले ही तुम जो है खूबसूरत हो, मेरी पोयम में हमेशा ही तुम चाहे अमर रहोगे, लेकिन आखिरकार डेथ तुम्हें भी जो है, टाइम तुम्हें भी जो है ख़त्म कर देगा। तो यू हैव टू डाई, एवरीवन हैव टू डाई। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि इसके 125 पहले की जो सोनेट हैं उसमें शेक्सपियर ने जो है बिल्कुल क्लियर किया है कि युवावस्था के प्रति अपने प्रेम को। बट ओल्ड एज इज़ नॉट समथिंग वन कैन रेजिस्ट फॉरएवर। लेकिन ओल्ड एज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि कोई हमेशा के लिए रेजिस्ट कर सके, क्योंकि ओल्ड एज तो आनी ही है। वेदर द यूथ लिव्स फॉर एवर इन द स्पीकर सोनेट, भले ही जो है जो यूथ है यानी जो युवावस्था है वो स्पीकर की सोनेट में हमेशा ही जिंदा रहे। ही इज़ गोइंग टू डाई फिजिकली, लेकिन निश्चित रूप से यह व्यक्ति जो आज चाहे जितना भी खूबसूरत है वो एक ना एक दिन मरेगा। टाइम विल टेक हिम एज इट डज एवरी वन इन द फ्यूचर, और समय उसे भी अपने साथ ले जाएगा जैसे कि हर किसी को ले जाता है फ्यूचर में। तो ये थी इसकी थीम। अब हम इसके फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। सोनेट 126 बाय विलियम शेक्सपियर इज एन अनट्रेडिशनल सोनेट। तो जाहिर सी बात है एक अनट्रेडिशनल सोनेट है, लेकिन अभी आपने इसको थीम में देखा है, अब आप देखेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट में भी ये अलग है। तो ये कैसी सोनेट है? अनट्रेडिशनल सोनेट दैट मेड अप ऑफ 12 लाइन्स। देखिए, सोनेट हमेशा 14 लाइन्स की होती हैं, लेकिन ये किस तरह से अलग है? ये 12 लाइन की सोनेट है। It is one of two sonnets in the entire sequence of poem that does not conform to the standard rhyme scheme। और शेक्सपियर ने जो टोटल 154 सोनेट लिखी हैं तो उसमें से ये केवल दूसरी सोनेट है जो कि जो है जिसका जो अलग है, जिसकी राइम स्कीम जो है स्टैंडर्ड राइम स्कीम को फॉलो नहीं करती है। The 12 line are divided into 6 couplets instead। और ये जो 12 लाइन है ये दो दो लाइन्स के जो स्टैंजा होते हैं उसे कपलेट बोलते हैं। तो ये जो 12 लाइन्स हैं ये डिवाइडेड है 6 कपलेट में, तो इस तरह से 6 × 2 = 12, तो टोटल 12 लाइन्स हो गई। द राइम स्कीम इज A B B C C D D E E एंड F F। तो ये हो गई टोटल 12 लाइन और इनकी राइम स्कीम ये है। इसका मतलब ये है कि ये राइमिंग कपलेट में लिखी गई है। अब हम इसके लिटरेरी डिवाइस को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। स्पीकर मेक्स यूज ऑफ सेवरल पोएटिक टेक्निक्स इन सोनेट 126। तो इसका मतलब है कि इसमें इन्होंने बहुत सारी पोएटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। दीज इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या शामिल है? एलिट्रेशन, एल्यूजन एंड एंजैममेंट। तो एलिट्रेशन ऐसा होता है कि जब एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है तो या एक ही साउंड बार बार रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। एल्यूजन मतलब भ्रम, और एंजैममेंट का मतलब है कि जब सडनली किसी लाइन को बीच में ही अपनी उसकी नेचुरल एंडिंग से बीच में ही हटाकर एक नई लाइन शुरू की जाती है, इस उद्देश्य से कि जो रीडर है वो नेक्स्ट लाइन पर जल्दी से चला जाए और पूरी पोएम को जल्दी जल्दी पढ़े। तो इस टेक्निक को बोलते हैं एंजैममेंट। तो इन सभी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, ये थी सोनेट 126 की समरी और उसका क्रिटिकल एनालिसिस। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।